भाग 21 क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसौदा। अध्याय 2 फरवरी 1931। हमारे लिए सुनहरा अवसर। भारत की स्वतंत्रता अब शायद दूर का स्वप्न नहीं रहा। घटनाएं बड़ी तेजी से घट रही हैं। इसीलिए स्वतंत्रता अब हमारी आशाओं से भी जल्द एक सच्चाई बन जाएगी। ब्रिटिश साम्राज्य बुरी तरह लड़खड़ाया हुआ है। जर्मनी को मुंह की खानी पड़ रही है। फ्रांस थर थर कांप रहा है और अमेरिका हिला हुआ है। और इन सब की कठिनाइयां हमारे लिए सुनहरा अवसर है। प्रत्येक चीज उस महान भविष्यवाणी की ओर संकेत कर रही है जिसके अनुसार समाज का पूंजीवाद का ढांचा नष्ट होना अटल है। कूटनीतिज्ञ लोग स्वयं को बचाने के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं और पूंजीवादी षड्यंत्र से क्रांति के बाघ को अपने ही घर से दूर रखने की कोशिशें कर सकते हैं। अंग्रेजों का बजट संतुलित हो सकता है और मृत्यु के मुंह में पड़े पूंजीवाद को कुछ पलों की राहत मिल सकती है। डॉलर राजा चाहे अपना ताज संभाल लें तो भी व्यापक मंदी यदि जारी रही, और जिसका जारी रहना लाजमी है, तो बेरोजगारों की फौज तेजी से बढ़ेगी। और ये बढ़ भी रही है, क्योंकि पूंजीवाद उत्पादन व्यवस्था ही ऐसी है। ये चक्कर पूंजीवादी व्यवस्था को पटरी से उतार देगा। बस बात कुछ ही महीनों की है। इसीलिए क्रांति अब भविष्यवाणी या संभावना नहीं, वरन व्यवहारिक राजनीति है, जिसे सोची समझी योजना और कठोर अमल से सफल बनाया जा सकता है। इसके विभिन्न पहलुओं और तात्पर्य, इसके तरीकों और उद्देश्यों संबंधी कोई विचारधारात्मक उलझन नहीं होनी चाहिए। गांधीवाद। कांग्रेस आंदोलन की संभावनाओं, पराजयों और उपलब्धियों के बारे में हमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। आज चल रहे इस आंदोलन को गांधीवाद कहना ही उचित है। ये दावे के साथ आजादी के लिए स्टैंड नहीं लेता, बल्कि सत्ता में हिस्सेदारी के पक्ष में है। पूर्ण स्वतंत्रता के अजीब अर्थ निकाले जा रहे हैं। इसका तरीका अनूठा है, लेकिन बेचारे लोगों के किसी काम का नहीं है। साबरमती के संत को गांधीवाद कोई स्थायी शिष्य नहीं दे पाएगा। ये एक बीच की पार्टी यानी कि लिबरल रेडिकल मेलजोल का काम कर रही है और करती भी रही है। मौके की असलियत से टकराने में इसे शर्म आती है। इसे चलाने वाले देश के ऐसे ही लोग हैं जिनके हित इससे बंधे हुए हैं और वे अपने हितों के लिए बुर्जुआ हट से चिपके हुए हैं। यदि क्रांतिकारी रक्त से इसे गर्मजोशी न दी गई तो इसका ठंडा होना लाजमी है। इसे इसी के दोस्तों से बचाने की जरूरत है। आतंकवाद। आइए हम इस कठिन सवाल के बारे में स्पष्ट हों। बम का रास्ता 1905 से चला आ रहा है और क्रांतिकारी भारत पर यह एक दर्दनाक टिप्पणी है। अभी यह महसूस नहीं किया गया कि इसका उपयोग व दुरुपयोग क्या है। आतंकवाद हमारे समाज में क्रांतिकारी चिंतन की पकड़ के अभाव की अभिव्यक्ति है या एक पछतावा। इसी तरह यह अपनी असफलता का स्वीकार भी है। शुरू शुरू में इसका कुछ लाभ था। इसने राजनीति को आमूल बदल दिया। नवयुवक बुद्धिजीवियों की सोच को चमकाया, आत्मत्याग की भावना को ज्वलंत रूप दिया और दुनिया व अपने दुश्मनों के सामने अपने आंदोलन की सच्चाई और शक्ति को जाहिर करने का अवसर मिला। लेकिन यह स्वयं में पर्याप्त नहीं है। सभी देशों में आतंकवाद का इतिहास असफलता का इतिहास है। फ्रांस, रूस, जर्मनी में, बाल्कन देशों, स्पेन में, हर जगह इसकी यही कहानी है। इसकी पराजय के बीज इसके भीतर ही होते हैं। साम्राज्यवादियों को यह अच्छी तरह पता है कि 30 करोड़ लोगों पर शासन के लिए प्रतिवर्ष 30 व्यक्तियों की बलि दी जा सकती है। शासन करने का स्वाद बमों या पिस्तौलों से किरकिरा तो किया जा सकता है, लेकिन शोषण के व्यवहारिक लाभ उसे बनाए रखने पर विवश करेंगे। भले ही हमारी उम्मीद के अनुसार हथियार आसानी से मिल जाएं, और यदि हम पूरे जोर से लड़ें जैसे कि इतिहास में पहले कभी न घटा हो, तो भी आतंकवाद अधिक से अधिक साम्राज्यवादी ताकत को समझौते के लिए ही मजबूर कर सकता है। ऐसे समझौते हमारे उद्देश्यपूर्ण आजादी से हमेशा ही कहीं दूर रहेंगे। इस प्रकार आतंकवाद एक समझौता सुधारों की एक किस्त निचोड़ कर निकाल सकता है
और इसे ही हासिल करने के लिए गांधीवाद जोर लगा रहा है। वो चाहता है कि दिल्ली का शासन गोरे हाथों से भूरे हाथों में आ जाए। ये लोगों के जीवन से दूर है और इनके गद्दी पर बैठते ही जालिम बन जाने की बहुत संभावनाएं हैं। आयरिश उदाहरण यहां लागू नहीं होगा, ये चेतावनी मैं देना चाहता हूं। आयरलैंड में इक्की दुक्की आतंकवादी कार्यवाहियां नहीं थीं, बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर पर जनसाधारण की बगावत थी, जिसमें बंदूकधारी अपनी नजदीकी जानकारी और हमदर्दी से लोगों से जुड़ा हुआ था। उन्हें बड़ी आसानी से हथियार मिल जाते थे क्योंकि अमेरिकी आयरिश उन्हें अथाह आर्थिक मदद दे रहे थे। भौगोलिक स्थिति भी ऐसे युद्ध के लिए लाभदायक थी। लेकिन तब भी आयरलैंड को अपने आंदोलन के अपूर्ण उद्देश्यों के साथ ही संतोष करना पड़ा। इसने आयरिश जनता की गुलामी तो कम की है, लेकिन आयरिश श्रमिक वर्ग को पूंजीपतियों के जंजाल से मुक्त नहीं करवाया। भारत को आयरलैंड से सीखना है। ये एक चेतावनी भी है कि किस प्रकार क्रांतिकारी सामाजिक आधार से खाली राष्ट्रवादी आदर्शवाद हालात के साजगार होने पर भी साम्राज्यवाद से समझौते की रेत में गुम हो सकता है। क्या भारत को अभी भी आयरलैंड की नकल करनी चाहिए? यदि वो की भी जा सके तो भी। एक प्रकार से गांधीवाद का अपना भाग्यवाद का विचार रखते हुए भी क्रांतिकारी विचारों के कुछ नजदीक पहुंचने का यत्न करता है, क्योंकि ये सामूहिक कार्यवाही पर निर्भर करता है। यद्यपि ये कार्यवाही समूह के लिए नहीं होती। उन्होंने मजदूरों को आंदोलन में भागीदार बनाकर उन्हें मजदूर क्रांति के रास्ते पर डाल दिया है। ये बात अलग है कि उन्हें कितनी असभ्यता या स्वार्थ से अपने राजनीतिक कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्रांतिकारियों को अहिंसा के फरिश्ते को उसका योग्य स्थान देना चाहिए। आतंकवाद के शैतान को दाद देने की जरूरत नहीं है। आतंकवादियों ने काफी काम कर लिया है, काफी कुछ सिखा दिया है। यदि हम अपने उद्देश्यों और तरीकों संबंधी भूलें न करें तो यह अभी भी कुछ लाभप्रद हो सकता है। विशेषतः निराशा के समय में आतंकवादी तरीका हमारे प्रचार अभियान में सहायक हो सकता है। लेकिन ये पटाखेबाजी के सिवाय है कुछ नहीं, और इसे विशेष समय में कुछ गिने चुने लोगों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। क्रांतिकारी को निरर्थक आतंकवादी कार्यवाहियों और व्यक्तिगत आत्म बलिदान के दूषित चक्र में न डाला जाए। सभी के लिए उत्साहवर्धक आदर्श उद्देश्य के लिए मरना न होकर उद्देश्य के लिए जीना, और वो भी लाभदायक तरीके से योग्य रूप में जीना होना चाहिए। ये कहने की तो कोई जरूरत ही नहीं है कि हम आतंकवाद से पूरी तरह से संबंध नहीं तोड़ रहे। हम श्रमिक क्रांति के दृष्टिकोण से इसका पूरे तौर पर मूल्यांकन चाहते हैं। जो नवयुवक परिपक्व व चुपचाप तरीके से संगठन के काम में फिट नहीं होते, उनकी दूसरी भूमिका हो सकती है। उन्हें नीरस कामों से मुक्त कर अपनी इच्छा पूरी करने के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन संचालक संस्था को पार्टी और उस काम के प्रभाव को, लोगों पर उसके प्रभाव और दुश्मन की ताकत को पहले ही देख लेना चाहिए। ऐसे काम पार्टी और जनता का ध्यान जुझारू जन संघर्ष से हटाकर तेज भड़कीले कामों की ओर लगा सकते हैं, और इस प्रकार पार्टी की जड़ों पर प्रहार करने का बहाना बन सकता है। इस प्रकार किसी भी स्थिति में इस आदर्श को आगे नहीं बढ़ाना है। लेकिन गुप्त सैनिक विभाग कोई श्रापग्रस्त चीज नहीं है। वास्तव में ये तो अग्रिम पंक्ति है। क्रांतिकारी पार्टी को गोलीमार पंक्ति आधार से पूरी तरह से जुड़ी होनी चाहिए। आधार जुझारू व गतिशील जन पार्टी को बनाना है। संगठन के लिए धन और हथियार संग्रह करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। क्रांति से हमारा क्या आशय है, यह स्पष्ट है। इस शताब्दी में इसका सिर्फ एक ही अर्थ हो सकता है, जनता के लिए जनता का राजनैतिक शक्ति हासिल करना। वास्तव में यही है क्रांति। बाकी सभी विद्रोह तो सिर्फ मालिकों के परिवर्तन द्वारा पूंजीवादी सड़ांध को ही आगे बढ़ाते हैं। किसी भी हद तक लोगों से या उनके उद्देश्यों से जताई हमदर्दी जनता से वास्तविकता नहीं छिपा सकती। लोग छल को पहचानते हैं। भारत में हम भारतीय श्रमिक के शासन से कम कुछ नहीं चाहते। भारतीय श्रमिकों को भारत में साम्राज्यवादियों
और उनके मददगार हटाकर, जो कि उसी आर्थिक व्यवस्था के पैरोकार हैं जिसकी जड़ें शोषण पर आधारित हैं, आगे आना है। हम गोरी बुराई की जगह काली बुराई को लाकर कष्ट नहीं उठाना चाहते। बुराइयां एक स्वार्थी समूह की तरह एक दूसरे का स्थान लेने को तैयार हैं। साम्राज्यवादियों को गद्दी से उतारने के लिए भारत का एकमात्र हथियार श्रमिक क्रांति है। कोई और चीज इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकती। सभी विचारों वाले राष्ट्रवादी एक उद्देश्य पर सहमत हैं कि साम्राज्यवादियों से आजादी हासिल हो, पर उन्हें यह समझाने की भी जरूरत है कि उनके आंदोलन की चालक शक्ति विद्रोही जनता है और उसकी जुझारू कार्यवाहियों से ही सफलता हासिल होगी। चूंकि इसका सरल समाधान नहीं हो सकता, इसीलिए स्वयं को छल कर वे उस ओर लपकते हैं जिसे वे आरजी इलाज लेकिन झटपट और प्रभावशाली मानते हैं, अर्थात चंद सैकड़े दृढ़ आदर्शवादी राष्ट्रवादियों के सशक्त विद्रोह के जरिए विदेशी शासन को पलटकर राज्य का समाजवादी रास्ते पर पुनर्गठन। उन्हें समय की वास्तविकता में झांक कर देखना चाहिए। हथियार बड़ी संख्या में प्राप्त नहीं है और जुझारू जनता से अलग होकर अशिक्षित गुट की बगावत की सफलता का इस युग में कोई चांस नहीं है। राष्ट्रवादियों की सफलता के लिए उनकी पूरी कौम को हरकत में आना चाहिए और बगावत के लिए खड़ा होना चाहिए। कौम कांग्रेस के लाउडस्पीकर नहीं है, वरन वे मजदूर किसान हैं जो भारत की 95% जनसंख्या है। राष्ट्र स्वयं को राष्ट्रवाद के विश्वास पर ही हरकत में लाएगा, यानी साम्राज्यवाद और पूंजीपति की गुलामी से मुक्ति का विश्वास दिलाने से। हमें याद रखना चाहिए कि श्रमिक क्रांति के अतिरिक्त न किसी और क्रांति की इच्छा करनी चाहिए और ना ही वो सफल हो सकती है। कार्यक्रम। क्रांति का स्पष्ट और ईमानदार कार्यक्रम होना समय की जरूरत है और इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए मजबूत कार्यवाही होनी चाहिए। 1917 में अक्टूबर क्रांति से पूर्व जब लेनिन अभी मास्को में भूमिगत थे तो उन्होंने सफल क्रांति के लिए 3 जरूरी शर्तें बताई थी। 1, राजनीतिक आर्थिक परिस्थिति। 2, जनता के मन में विद्रोह भावना। 3, एक क्रांतिकारी पार्टी जो पूरी तरह प्रशिक्षित हो और परीक्षा के समय जनता को नेतृत्व प्रदान कर सके। भारत में पहली शर्त पूरी हो चुकी है। दूसरी व तीसरी शर्त अंतिम रूप में अपनी पूर्ति की प्रतीक्षा कर रही है। इसके लिए हरकत में आना आजादी के सभी सेवकों का पहला काम है। इसी मुद्दे को सामने रखकर कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। इसकी रूपरेखा आगे दी जा रही है और उसके प्रत्येक अनुभाग संबंधी सुझाव अनुसूची क व ख में दर्ज हैं। बुनियादी काम। कार्यकर्ताओं के सामने सबसे पहली जिम्मेदारी है जनता को जुझारू काम के लिए तैयार व लामबंद करना। हमें अंधविश्वासों, भावनाओं, धार्मिकता या तटस्थता के आदर्शों से खेलने की जरूरत नहीं है। हमें जनता से सिर्फ प्याज के साथ रोटी का वायदा ही नहीं करना। ये वायदे संपूर्ण व ठोस होंगे और इन पर हम ईमानदारी और स्पष्टता से बात करेंगे। हम कभी भी उनके मन में भ्रमों का जमघट नहीं बनने देंगे। क्रांति जनता के लिए होगी। कुछ स्पष्ट निर्देश ये होंगे। 1, सामंतवाद की समाप्ति। 2, किसानों के कर्जे समाप्त करना। 3, क्रांतिकारी राज्य की ओर से भूमि का राष्ट्रीयकरण ताकि सुधरी हुई व साझी खेती स्थापित की जा सके। 4, रहने के लिए आवास की गारंटी। 5, किसानों से लिए जाने वाले सभी खर्चे बंद करना, सिर्फ इकहरा भूमि कर लिया जाएगा। 6, कारखानों का राष्ट्रीयकरण और देश में कारखाने लगाना। 7, आम शिक्षा। 8, काम करने के घंटे जरूरत के अनुसार कम करना। जनता ऐसे कार्यक्रम के लिए जरूर हामी भरेगी। इस समय सबसे जरूरी काम यही है कि हम लोगों तक पहुंचे। थोपी हुई अज्ञानता ने, एक ओर से बुद्धिजीवियों की उदासीनता ने और दूसरी ओर से शिक्षित क्रांतिकारियों और हथौड़े दरांत वाले उनके अभागे अर्ध शिक्षित साथियों के बीच एक बनावटी दीवार खड़ी कर दी है। क्रांतिकारियों को इस दीवार को अवश्य ही गिराना है। इसके लिए ये काम जरूरी है। 1, कांग्रेस के मंच का लाभ उठाना। 2,
ट्रेड यूनियनों पर कब्जा करना और नई ट्रेड यूनियनों व संगठनों को जुझारू रूप में स्थापित करना। 3. राज्यों में यूनियनें बनाकर उन्हें उपरोक्त बातों के आधार पर संगठित करना। 4. प्रत्येक सामाजिक व स्वयंसेवी संगठनों में, यहां तक कि सहकारिता सोसाइटियों जिनसे जनता तक पहुंचने का अवसर मिलता है, गुप्त रूप से दाखिल होकर इनकी कार्यवाहियों को इस रूप में चलाना कि असल मुद्दे और उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। 5. दस्तकारों की समितियां, मजदूरों और बौद्धिक काम करने वालों की यूनियनें हर जगह स्थापित की जाएं। ये कुछ रास्ते हैं जिनसे पढ़े लिखे प्रशिक्षित क्रांतिकारी लोगों तक पहुंच सकते हैं, और एक बार पहुंच जाएं तो प्रशिक्षण के जरिए पहले तो अपने अधिकारों की उत्साहपूर्वक पुष्टि कर सकते हैं और फिर हड़तालों और काम रोकने के तरीकों से जुझारू हल निकाल सकते हैं। क्रांतिकारी पार्टी जो राष्ट्र को जुझारू जीवनी शक्ति देंगे। जो जो परिस्थितियां पकती हैं तो इन्हीं क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों जो बुर्जुआ व पेटी बुर्जुआ वर्ग से आते हैं और कुछ समय तक किसी वर्ग से आते भी रहेंगे, लेकिन जिन्होंने स्वयं को इस वर्ग की परंपराओं से अलग कर लिया होता है, उनसे क्रांतिकारी पार्टी बनेगी और फिर इसके इर्द गिर्द अधिक से अधिक सक्रिय मजदूर, किसान और छोटे दस्तकार राजनीतिक कार्यकर्ता जुड़ते रहेंगे। लेकिन मुख्य तौर पर यह क्रांतिकारी बुद्धिजीवियों, स्त्रियों व पुरुषों की पार्टी होगी, जिनकी मुख्य जिम्मेदारी ये होगी कि वे योजना बनाएं, फिर उसे लागू करें, प्रोपेगेंडा या प्रचार करें, अलग अलग यूनियनों में काम शुरू करें, उनमें एकजुटता लाएं, उनके एकजुट हमले की योजनाएं बनाएं, सेना व पुलिस को क्रांति समर्थक बनाएं और उनकी सहायता या अपनी अन्य शक्तियों से विद्रोह या आक्रमण की शक्ल में क्रांतिकारी टकराव की स्थिति बनाएं। लोगों को विद्रोह के लिए प्रयत्नशील करें और समय पड़ने पर निर्भीकता से नेतृत्व दे सकें। वास्तव में वही आंदोलन का दिमाग है। इसीलिए उन्हें दृढ़ चरित्र की जरूरत होगी, यानी पहलकदमी और क्रांतिकारी नेतृत्व की क्षमता। उनकी समझ राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक समस्याओं, सामाजिक रुझानों, प्रगतिशील विज्ञान, युद्ध के नए वैज्ञानिक तरीकों और उसकी कला आदि के अनुशासित भाव से किए गए गहरे अध्ययन पर आधारित होनी चाहिए। क्रांति का बौद्धिक पक्ष हमेशा दुर्बल रहा है, इसीलिए क्रांति का अत्यावश्यक चीजों और किए कामों के प्रभाव पर ध्यान नहीं दिया जाता रहा। इसीलिए एक क्रांतिकारी को अध्ययन मनन अपनी पवित्र जिम्मेदारी बना लेनी चाहिए। ये तो स्पष्ट है कि पार्टी कुछ विशेष मामलों में खुले रूप से काम कर सकती है। जहां तक संभव हो, पार्टी को गुप्त नहीं होना चाहिए। इससे संदेह नहीं रहेंगे और पार्टी को शक्ति और प्रतिष्ठा मिलेगी। पार्टी को बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी, इसीलिए सुविधा की दृष्टि से पार्टी को कुछ समितियों में बांटा जा सकता है, जो प्रत्येक क्षेत्र के लिए विशेष कामों की देखभाल करेंगी। काम का यह विभाजन समय की आवश्यकता के अनुसार लचीला होना चाहिए, या सदस्य की संभावनाएं आंक कर उसे किसी स्थानीय समिति में काम दिया जा सकता है। स्थानीय समिति प्रांतीय बोर्ड के अधीन होगी, वह बोर्ड सुप्रीम काउंसिल के अधीन। प्रांत के भीतर संपर्क का काम प्रांतीय बोर्ड के अधीन होगा। बिखरे बिखरे सभी कामों या बिखराने वाले तत्वों को रोकना चाहिए, लेकिन अधिक केंद्रीयकरण की संभावना नहीं है, इसीलिए उसकी अभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। सभी स्थानीय समितियों को एक दूसरे से संपर्क रखते हुए काम करने चाहिए और समिति में एक सदस्य भी होना चाहिए। समिति छोटी, संयुक्त व कुशल हो और इसे वाद विवाद क्लब में प्रतीत नहीं होने देना चाहिए। इसीलिए प्रत्येक क्षेत्र में क्रांतिकारी पार्टी इस तरह हो। क, सामान्य समिति, भर्ती करना, सेना में प्रचार, सामान्य नीति, संगठन, जन संगठनों में संपर्क। ख, वित्त समिति, समिति में महिला सदस्यों की संख्या अधिक हो सकती है। इस समिति के सिर पर सबसे मुश्किल कामों से भी मुश्किल काम है, इसीलिए सभी को खुले दिल से इनकी सहायता करनी चाहिए। धन के स्रोत प्राथमिकता के अनुसार हों। स्वैच्छिक चंदा, जबरी चंदा, विदेशी पूंजीपति या बैंक, विदेश में रहने वालों की देशी व्यक्तिगत संपत्ति पर कब्जा या गैर कानूनी तरीके जैसे गबन। अंतिम दोनों हमारी नीति के विपरीत हैं और पार्टी को हानि पहुंचाते हैं, इसलिए इन्हें अधिक बढ़ावा नहीं देना चाहिए।
ग, एक्शन कमेटी यानी कि कार्यवाही समिति। इसका रूप साबोताज, हथियार संग्रह और विद्रोह का प्रशिक्षण देने के लिए एक गुप्त समिति। ग्रुप क, नवयुवक, शत्रु की खबरें एकत्र करना, स्थानीय सैनिक सर्वेक्षण। ग्रुप ख, विशेषज्ञ, शस्त्र संग्रह, सैनिक प्रशिक्षण आदि। घ, स्त्री समिति। यद्यपि जाहिरा तौर पर स्त्री पुरुषों में कोई भेदभाव नहीं रखा जाता, तथापि पार्टी को सुरक्षा व सुविधा के लिए ऐसी समिति की जरूरत है जो अपने सदस्यों की पूरी जिम्मेदारी ओढ़ सके। उन्हें वित्त समिति का पूरा भार सौंपा जा सकता है और काफी हद तक सामान्य समिति के काम भी दिए जा सकते हैं। स्त्रियों को क्रांतिकारी बनाना और इनमें से प्रत्यक्ष सेवा के लिए सक्रिय सदस्य भर्ती करना। इस बताए गए कार्यक्रम से यह निष्कर्ष निकालना संभव है कि क्रांति या आजादी के लिए कोई छोटा रास्ता नहीं है। ये किसी सुंदरी की तरह सुबह सुबह हमें दिखाई नहीं देगी, और यदि ऐसा हुआ तो वो बड़ा मनहूस दिन होगा। बिना किसी बुनियादी काम के, बगैर जुझारू जनता के और बिना किसी पार्टी के अगर क्रांति हर तरह से तैयार हो तो ये एक असफलता होगी। इसलिए हमें स्वयं को झंझोड़ना होगा। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि पूंजीवादी व्यवस्था चरमरा रही है और तबाही की ओर बढ़ रही है। 2 या 3 साल में शायद इसका विनाश हो जाए। यदि आज भी हमारी शक्ति बिखरी रही और क्रांतिकारी शक्तियां एकजुट होकर न बढ़ सकीं, तो ऐसा संकट आ जाएगा कि हम उसे संभालने के लिए तैयार नहीं होंगे। हम ये चेतावनी स्वीकार करें और 2 या 3 वर्ष में क्रांति की ओर आगे बढ़ने की योजना बनाएं। छोटे भाई कुलतार के नाम अंतिम पत्र। सेंट्रल जेल, लाहौर, 3 मार्च 1931। अजीज कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर बहुत दुख हुआ। आज तुम्हारी बातों में बहुत दर्द था। तुम्हारे आंसू मुझसे सहन नहीं होते। बरखुरदार, हिम्मत से शिक्षा प्राप्त करना और सेहत का ख्याल रखना, हौसला रखना। और क्या कहूं, उसे ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है। हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें। सारा जहां आदू सही, आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमा हूं ए अहले महफिल, चरागे सहर हूं बुझा चाहता हूं। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी, रहे रहे न रहे। अच्छा, रुखसत। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं। हिम्मत से रहना। नमस्ते। तुम्हारा भाई भगत सिंह।